हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में शुरुआती परिचय पर चर्चा कर चुके हैं और भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में दिए गए हैं उनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है मौलिक अधिकारों में दूसरे अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं क्या है स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधान। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक उपलब्ध होता है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को हम जानते हैं। इसी को बरकरार रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसको हम स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। और यही वो अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है, क्योंकि इसी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं, महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न स्वतंत्रताओं के बारे में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल रूप से 6 स्वतंत्रताएं अभी वर्तमान में हमें प्राप्त है। जो मौलिक हमारा संविधान था, जिसमें संशोधन से पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं निहित थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन के साथ ही इन स्वतंत्रताओं में से जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको भी उन्मूलित कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 मौलिक स्वतंत्रताएं आज हमें उपलब्ध हैं। सबसे पहले है इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) क। अनुच्छेद 19(1) बी में आती है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। इसी तरह से 1(c) में आती है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डी में आती है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। जी में आती है ई में आती है भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। और जी में आती है कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार। इसमें जो एफ था संपत्ति के अधिकार के साथ ही संपत्ति की स्वतंत्रता जो है वो मूल रूप से हटा दी गई इसमें। तो ये तो था एक सरसरी नज़र 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आइए अब एक एक करके इनको हम देखते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1) ए के अनुसार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम, जैसे कि बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना। इस प्रकार इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के सभी माध्यम शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताओं को शामिल किया है। समय समय पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने इसमें बढ़ोतरी की है, जैसे कि शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध नागरिक के अधिकार, सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध यानी प्री सेंसर के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। लेकिन इन सब में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हड़ताल के अधिकार को इस स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं मानता। इसके अलावा
19(1)(a) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वो असीमित नहीं है। इसके विरुद्ध कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन यानी प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि आते हैं अनुच्छेद 19 के पार्ट 2 में। यानी 19(1)(a) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता निहित है उसके ऊपर 19(2) प्रतिबंध लगाता है। 8 आधारों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, चौथा है लोक व्यवस्था, पांचवा है शिष्टाचार और सदाचार, छठा है न्यायालय की अवमानना, सातवां है मानहानि और आठवां है अपराध का उद्दीपन यानी अपराध को बढ़ावा देने वाले कार्य। तो इन 8 आधारों पर एक प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत आने वाली वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(b) जो कि स्वतंत्रता देता है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के ही किया जा सकता है। यानी सरकारी जमीन पर ऐसा किया जा सकता है। सम्मेलन के नाम पर किसी निजी भूमि पर इस तरह का सम्मेलन नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, असामाजिक संगठन और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है और इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी शामिल नहीं है। इस अधिकार पर भी, इस स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि आते हैं अनुच्छेद 19 के भाग 3 में। अनुच्छेद 19 के भाग 3 में इस स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो युक्ति युक्त यानी न्यायोचित प्रतिबंध होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर, कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के आधार पर राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 19(1)(c) यानी समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता में एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी शामिल किया गया। सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल कर दी गई है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। 19 के खंड 4 के अनुसार देश की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार हेतु इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 19(1)(d) जो ये प्रावधान करता है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध, अवैध नहीं है ये, अबाध यानी किसी बिना रोक टोक के अबाध आवागमन का अधिकार। इसी तरह से आर्टिकल 19(1)(e) ये स्वतंत्रता देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में भारतीय नागरिक को निवास करने और बसने का अधिकार या स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स पर भी, इन दोनों स्वतंत्रताओं के ऊपर भी कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि आते हैं आर्टिकल 19 के खंड 5 में। आर्टिकल 19 का खंड 5 ये कहता है कि साधारण जनता के हितों अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर जो व्यक्ति का आवागमन का अधिकार है या निवास करने या बसने का अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 19(1)(f) जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300 क में, जो कि विधिक अधिकार इसको बनाता है। तो संपत्ति के अधिकार के साथ ही संपत्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी हटा करके 300 क में दे दी गई है, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए आर्टिकल 19(1)(f)
एफ के अंतर्गत जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी वो अब नहीं है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 19(1) जी, जो कहता है कि भारत का नागरिक कोई भी वृत्ति नहीं है ये, वृत्ति यानी कामकाज, आजीविका या व्यवसाय करने का उसको अधिकार है। लेकिन इसके ऊपर भी 19 का खंड 6 एक प्रतिबंध लगाता है। वो ये प्रतिबंध है कि सरकार इसके लिए भी कोई भी वृत्ति है, आजीविका है, व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर सरकार कोई भी न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर सकता है। यानी ये काम ये योग्यताधारी व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस तरह की योग्यता किसी भी काम के लिए सरकार निर्धारित कर सकती है, या फिर किसी उद्योग के संचालन में निजी व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर सकती है। जैसे कि रेलवे है, परमाणु ऊर्जा है, ये सरकार के क्षेत्र में है, किसी भी निजी व्यक्ति को इस क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। तो इसके बारे में भी कानून बनाने का अधिकार, प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। इसके बाद ये तो थी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं। साथ ही अनुच्छेद 2, 3, 4, 5 के और 6 के अंतर्गत इन स्वतंत्रताओं पर लगाई गई कुछ प्रतिबंध के बारे में जानकारी। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है, आरोपित किया जाता है, उसको अपने दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए हैं, जिससे कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। तो अपराधियों के या दोषी व्यक्तियों के भी अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को किसी कानून के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता, और ये अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 का जो पार्ट 1 है, अनुच्छेद 20 का पार्ट 1 है, वो ये कहता है कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित नहीं है, परंतु घटना के बाद विधि बना करके किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कोई घटना हो चुकी है और उस घटना के समय कोई कानून नहीं बना है उस घटना को दोषी बताने के लिए, और उस घटना के होने के बाद में यदि कोई कानून बनाया जाता है जो कि उस घटना को एक दोष मानता है या आपराधिक कृत्य मानता है, तो उस व्यक्ति को, क्योंकि किसी व्यक्ति ने जिस समय जो कार्य किया, आपराधिक कार्य किया, वो उस वक्त कानून के मुताबिक अपराध नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि घटना जिस समय घटित हुई उस समय कानून के अनुसार वो घटना अपराध नहीं था। यानी कि अपराध के समय जो विधि प्रवर्तन में है केवल उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंडित किया जा सकता है। कोई नई विधि बना करके, यानी अपराध होने के बाद में नई विधि बना करके उस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 का ही भाग 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें यह अपवाद है कि यदि किसी लोक सेवक, कोई सिविल सर्वेंट है, उसको आपराधिक आरोपों में अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी उस अपराध के लिए कोर्ट तो उसको सज़ा देगा ही, साथ में उसकी सेवा से भी उसका विभाग उसको निकाल सकता है, तो इसको दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 20 का ही भाग 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी आर्टिकल से ये निकल कर के आता है कि किसी भी व्यक्ति का जो नार्को टेस्ट है या इस तरह का जो मेडिकल टेस्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जो गवाही है स्वयं के खिलाफ, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा जीवन का अधिकार प्रदान किया जाता है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता यानी शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यानी कानून के द्वारा ही
उसको जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ को विस्तार दिया था एक जो केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 में, और इस केस की इस अधिकार में के संरक्षण में विस्तार में बहुत अधिक भूमिका रही है। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वो सारे आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में सक्षम है। इन अर्थों में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अर्थों का बहुत अधिक विस्तार किया है। बहुत सारे अधिकार हैं जो जीवन के अधिकार में शामिल हो जाते हैं। न्यायपालिका ने इस बात पर भी बल दिया कि जीवन के अधिकार का मतलब केवल इतना नहीं है कि मनुष्य जिंदा रहे, मात्र पशु तुल्य जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि मानव होने के नाते एक सम्मानपूर्ण जीवन ही जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता है, यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति ही जीवन के अधिकार का उपभोग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अधिकार में बहुत विस्तार किया है। इसके अंतर्निहित अधिकारों की बहुत अधिक विस्तार करते हुए घोषणा की है, जैसे कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का, सुनवाई का, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार, नींद का अधिकार, विद्युत का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तो इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक के सम्मानपूर्ण जीवन के जितने भी अधिकार आते हैं वो सब अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत समाहित है। न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का एक सिद्धांत माना है, अर्थात विधि जो कानून है वो उचित होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है कानून के अनुसार, तो वो कानून कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की जो आयु है उन बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) के अनुसार मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण यानी आधार बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि के अंतर्गत निकटतम जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा और इस अवधि में, इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22(3) ये कहता है कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। 2 प्रकार के कौन से व्यक्ति? निवारक निरोध में रखे गए लोग और दूसरा है विदेशी शत्रु। ऐसे लोगों को ये जो 22(1), 2 और 3 के जो अधिकार हैं 1-2 के जो अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे। निवारक निरोध से क्या मतलब है हमारा? किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करके संभावित अपराध को रोकना, यानी किसी भी यदि कोई अपराध होने वाला है, ऐसी आशंका है राज्य को कि इस व्यक्ति के खुले रहने से, स्वतंत्र रहने से कोई बहुत बड़ा अपराध होने की आशंका है, तो उस अपराध को होने से रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद रखना कहलाता है निवारक निरोध। मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में इसमें ले लिया जाता है। अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है अपराध को होने से रोकना। इसके आधार क्या क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति खतरा है तो
राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है कोई व्यक्ति, तो सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचने की आशंका है या समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति की आशंका है, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर राज्य के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) और 22(7) के ये जो प्रावधान है निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए है, जिसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाया जाएगा उसको उसका कारण बताया जाएगा, अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विषय हो तो कारण स्पष्ट करना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा निवारक नज़रबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा जरूरी होगी, जिसका अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। संसद जो है विधि निर्माण के आधार द्वारा निवारक नज़रबंदी में जो बंदी बनाए गए लोगों हैं उनकी अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न स्वतंत्रताओं के बारे में जाना, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 20 में अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में जाना। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 22 बात करता है निवारक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात, जिसमें निवारक निरोध के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।